बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। 3 रोज़ पहले यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की जो हालिया अफ़गानिस्तान के अंदर जो डेवलपिंग सिचुएशन है इस हवाले से उसमें मुख्तलिफ़ एतराज़ात और मुख्तलिफ़ उसमें हम देख रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हाईलाइट की गई हैं जिसमें पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया गया है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी जनाब ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो करारदाद सामने आई है इसकी कितनी अहमियत है और पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहा है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। बहुत अहम तरीन एक रेजोल्यूशन हम देख रहे हैं कि 2 से 3 रोज़ पहले सामने आई और इसमें जो चीज़ें सबसे पहले अगर हम चीज़ सामने रखें तो तरजीही बुनियादों पर इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो बिलखुसूस नेटो इत्तेहादी जितने भी कंट्री हैं और बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहले भी हम देखते रहे हैं कि बरतानिया और अमरीका जो है वो अलहदा ये कह चुके हैं कि वहाँ पर दाइश और अलकायदा जो है वो सर उठा रही है। तो अब यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इसने मजमूई तौर पर एक जो करारदाद है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र कर दिया है। तो इसका क्या मतलब यहाँ पर? अच्छा, एट द आउटसेट क्योंकि ये बात आगे चल के होनी है और उससे कनेक्टेड है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मौला अली का कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये मैं बात रिलेट करूँगा आगे चल के कि ये इन ममालिक ने किस किस्म की हरकतें फरमाई हैं। लेकिन बात यह कि अगर ये मुल्क ये कह रहे हैं कि अलकायदा का ख़तरा, दाइश का ख़तरा अफ़गानिस्तान में मौजूद है, अफ़गानिस्तान में बरकरार है, अफ़गानिस्तान का इंचार्ज गुज़श्ता 20 साल से कौन था? अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ कौन था 20 साल से? अमेरिका और ये ममालिक। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक जो यूरोपियन पार्लियामेंट की इस करारदाद को मूव करके पास करवाने वाले हैं, यही तो ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान में इंचार्ज थे। तो अगर ये सवाल होना चाहिए सबसे पहले तो इन ममालिक से होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान को इस सूरत हाल में इन्होंने क्यों छोड़ा कि आज वहाँ पर यह ख़तरा मौजूद है। आप तो ये ख़तरा ख़त्म करने आए थे। 20 साल आपने $2.26 ट्रिलियन लगाया, आपने अपने 2500 फ़ौजी भी मरवा दिए, दुनिया की जदीद तरीन, अमीर तरीन, बेहतरीन आर्मीज़ जो हैं वो लाकर आपने वहाँ पर बिठाई हुई थी। वो 75,000 आप कहते हैं तालिबान हैं और 75,000 यहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद हैं, या चलें कर लें 1 लाख मिलिटेंट्स मौजूद हैं। तो 20 साल में अगर आप ख़त्म नहीं कर सके तो ये आपका फेलियर है ना। तो उसके ऊपर करारदाद पास करनी चाहिए कि ये हम सब का फेलियर है। दूसरी बात, इस करारदाद जो है, इस करारदाद में एक चीज़ ज़रूर अहम है समझने के लिए। ये करारदाद जो है वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए और अपनी कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी एक जो है वो गाइडेंस के लिए, पार्लियामेंट्री गाइडेंस जो है वो उससे सीख की है इस करारदाद के ज़रिए। ये करारदाद बाइंडिंग नहीं है। एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है कि जिस पे हर सूरत में अमल दरामद करना हो, एक नॉन बाइंडिंग होती है। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली जो है वो प्रेशर बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे नुकात हैं, आप 1 बाय 1 जब पूछेंगे तो मैं आपको उसका बताऊँगा। अलबत्ता इस करारदाद में जो गुफ्तगू की गई है जिस तरीके से, ये मेरा ख़्याल है कि ये करारदाद इनको, मुझे समझ नहीं आई कि अफ़गानिस्तान वाले मामले पे आप करारदाद लेकर आ रहे हैं। बेसिकली इन्होंने 2 से 4 बातें की हैं। एक, अमेरिका जो है उसके साथ इनका जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन था वो किस हद तक मौजूद था। इन्होंने ख़ुद इस करारदाद में ये एतराफ़ किया है कि हमारा अमेरिका के साथ लिएज़ॉन बेहतर नहीं था, इवैक्यूएशन में बहुत सारे मसाइल आए, काबुल एयरपोर्ट पे हम पूरी तरह से अमेरिका के मोहताज थे और हमें नहीं पता था कि हमारे जो शहरी फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो बेसिकली ये इस करारदाद का जो मेन पार्ट है वो ये था। अगरचे पाकिस्तान के हवाले से इसने जिस रेफरेंस में बात की और फिर इंडियन मीडिया ने उसको किस तरीके से उछाला और फिर क्या जवाब दिया पाकिस्तान ने, यहाँ पे आगे सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसी से लिंक करेंगे। इसमें बहुत ही अहम नुक्ता जो उठाया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का जो इन्हला का फ़ैसला था उसमें हमें शामिल नहीं रखा गया, हमारे साथ मशावरत के बगैर ये तमाम तर चीज़ें जिसकी वजह से बड़ा ट्रबल क्रिएट हुआ। अच्छा, ये तो रोना पीटना ये चलता रहेगा। बात यह अफ़गानिस्तान का जो डिज़ास्टर है, अफ़गानिस्तान में जिस बुरे तरीके से मार पड़ी है इन ममालिक को और जिस बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, ये आने वाले सालों में मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि इसके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट होंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी, फिल्म्स बनेंगी और इंटरव्यूज़ होंगे। ये सारे अवामिल सामने आते रहेंगे। अमेरिका और इनका जो लिएज़ॉन है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा क्विकली पाकिस्तान वाले पार्ट पे जब आएंगे ना तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बिल्कुल उसी तरफ आते हैं। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है, 2 सवाल एक साथ आपके सामने रखते हैं।
एक तो इन्होंने यह कहा कि मोस्ट वांटेड जो लोग FBI के थे, अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए थे, उनको तालिबान ने अपनी हुकूमत में शामिल किया हुआ, तो ये हुकूमत जो है वो तो काबिल कबूल नहीं है। फिर एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस हुकूमत के अंदर जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है। हाँ, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट थे ना। पाकिस्तान ने जब एक बंदे को गिरफ़्तार किया आपके साथ जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं जी, और बहुत सारे लोग शामिल हैं, जब उन्हें पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया, पाकिस्तान की वो जेलों में मौजूद थे, उन्होंने ट्रैवल आउट करना है, आपकी गुजारिश पर, आपकी दरख्वास्त पर जो ब्लैक लिस्ट में लोग मौजूद थे, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1267 के ज़रिए जिनके ऊपर एम्बार्गोज़ लगे हुए थे, ट्रैवल एम्बार्गो था, आर्म्स एम्बार्गो था, एसेट फ्रीज़ था, ये पाबंदियां लगी हुई थी उन इंडिविजुअल्स पर, उनको ट्रैवल आउट करना था। दोहा दफ्तर में जाकर उन्होंने पार्टिसिपेट करना था टॉक्स में। उन टॉक्स के लिए पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन किया, तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। FBI की वांटेड लिस्ट में अगर जो लोग मौजूद थे, आपने उनके साथ बातचीत क्यों की? आपने पाकिस्तान को क्यों कहा कि आप फैसिलिटेट करें इस प्रोसेस को? पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग छोड़ कर गए थे, जो पैदा पाकिस्तान में हुए थे, जब अब जाहिर है कि आप पैदा पाकिस्तान में हुए हैं, तो कि नेशनैलिटी जो है वो अगर किसी ने एक जायज़ या नाजायज़ तरीके से ले ली, तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये माजी से जुड़ी हुई बात है। सबसे अहम तरीन चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया ने किया, और ऐसा लग रहा है इस करारदाद में, इस पॉइंट को देख करके शायद ये भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार नज़र आती है यूरोपियन पार्लियामेंट। ये कह रहे हैं कि पंजशेर वैली के अंदर पाकिस्तान ने पूरी तरह से असिस्ट किया अफगान तालिबान को, अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी, एरियल सपोर्ट जो है वो फ्राहम की, और जो नेशनल रेजिस्टेंस एक फ्रंट थी, शुमाली इत्तेहाद के लोग थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान ने तालिबान की खुलकर हमायत की। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि जिस पे बहुत सारे तरीके मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पर एरियल सपोर्ट फ्राहम की। ज़ाहिर है कि वो जहाज़ कहीं से उड़ा होगा जी, किसी मकाम से अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ होगा जी, उसके बाद वो एक फ़िज़ाई रास्ते को इस्तेमाल करता हुआ पंजशेर पे पहुँचा होगा। ज़ाहिर है कि पंजशेर में तो पाकिस्तान की कोई एयर बेस मौजूद नहीं है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये हम किसी यानी कि 60s की, 40s की या 30s की बात तो नहीं कर रहे। 2021 में एक जहाज़ उड़े, वो जहाज़ उड़कर वहाँ पर पहुँच जाए, वहाँ पहुँचकर ये सब कुछ करके वापस आ जाए, और उसका कोई डेटा जो है वो फ्लाइट रडार सिस्टम के ऊपर किसी जगह पर मौजूद ना हो। आप मुझे ये बताएं कि एक तैयारा उड़ता है तल अवीव से, एक तैयारा उड़ता है बेन गुरियन से, किसी और जगह से उड़ता है, वो नियोम में लैंड करता है। एक तैयारा उड़ता है जो सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करता हुआ ओमान में किसी जगह लैंड करता है। एक तैयारा है जो कहीं से फिर राउट करता हुआ पाकिस्तान आ जाता है। उसका डाटा तो सारा अवेलेबल होता है। जी, जी। ये जो जहाज़ हैं, ये जो तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले तो तैयारे मौजूद नहीं हैं जी, बिल्कुल। जो कि रडार से इंटरनेशनल इस सिस्टम से बच सकें। तो फिर ठीक है ना, ये CIA है, रॉ है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो कहें ये हमारे पास डाटा मौजूद है, ये सैटेलाइट इमेजिंग मौजूद है, ये सैटेलाइट डाटा मौजूद है, जिसके मुताबिक हम ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर एरियल सपोर्ट फ्राहम करने में मुलव्वस था। इल्ज़ाम यानी कि आप लगाएं तो फिर उसको जस्टिफाई भी करें ना किस तरीके से। जी, जी। ये चंद भारतीय मीडिया आउटलेट्स की खबरों की बुनियाद के ऊपर अगर आप अपनी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन में ये बात ले आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना नॉन सीरियस फोरम खुद को साबित कर रहे हैं। आप पूरे यूरोप की पार्लियामेंट हैं, आपको बात करते हुए फिर उसकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये सब कुछ भी तो करना चाहिए। रिसोर्सफुल ममालिक हैं, क्यों नहीं करते ये? एक चीज़ जो अक्सर आप अपनी वीडियोस में जिसका जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो ये करते हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर भी जो सबसे अहम नुक्ता है वो GSP+ का है। इसके बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसको रिव्यू किया जाए और इसको टेम्पररी यहाँ से विड्रा किया जाए। चलें, मैं ये इस सवाल के इंतज़ार में था। मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था ना कि आप ज़रा क्विकली इन सवालों से ज़रा निकलें ताकि हम जो है ना वो GSP+ वाले मामले पर आ जाएं। GSP+ इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? यस, इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो तजारत है यूरोपियन मंडियों तक बेहतरीन रसाई जो है, जो टैक्स की मुख्तलिफ़ जगहों पर छूट के साथ रसाई है, टैरिफ बड़ा बेहतरीन है, वो हुआ। उसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा भी हुआ। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है यूरोप को, अब बिलियंस ऑफ यूरोज़ में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टोटल जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसका एक मेजर चंक जो है वो EU के साथ है, एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हैविंग सेड दैट, जिस पर एहसान करें ना उसके शर से बचें।
आज से ठीक 15-20 दिन टाइम को रिवर्स कर लें, 25 दिन टाइम पीछे ले जाएं, घुमा लें, घड़ी को उल्टा घुमा लें। पाकिस्तान में कौन कौन से फॉरेन मिनिस्टर आए हैं? यूके का फॉरेन मिनिस्टर आया डोमिनिक राब जी, हाइको मास आया जर्मनी से, इटालियन फॉरेन मिनिस्टर, स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर, नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर। ये 5 मेन ममालिक हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए, मिन्नतें करने आए थे पाकिस्तान की, शुक्रिया अदा करने आए थे पाकिस्तान का। इनके प्राइम मिनिस्टर्स डेनमार्क का, दीगर ममालिक के, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन करके और ट्विटर इनकी टाइमलाइन जाकर देखें ना कि ये लोग मर रहे थे अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान वो मुल्क था, ये सब छोड़कर भाग गए थे, सबकी एम्बेसीज बंद थी, कोई रास्ता नहीं था अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का। इनके जो शहरी मरते ही अपने लोगों को, अपनी आवाम को आने वाली सदियों तक मुंह दिखाने के काबिल ना होते। ये जो पार्टीज़ ये इस वक्त पावर में, ये कभी इक़्तिदार में ना आ सकती वहाँ पे, अगर इनके लोग वहाँ पर मर जाते हैं। किसने मदद की? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की एम्बेसी ऑपरेशनल थी, पाकिस्तान ने इनको ऑन अराइवल वीज़ा फैसिलिटेशन दी, पाकिस्तान ने इनकी वहाँ सिक्योरिटी इंश्योर की, पाकिस्तान ने इनको एयरलिफ्ट भी किया, पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर के ऊपर इनको आने की इजाज़त दी, यहाँ पर इनको रहने के लिए जगह फराहम की, इनको इनके घरों तक वापस बाहिफाजत पहुँचाने में पाकिस्तान ने मेजर रोल प्ले किया। ये शुक्रिया अदा करने आ रहे थे और इतनी एहसान फरामोशी विदिन 25 डेज़, विदिन 25 to 30 डेज़, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इन मुल्कों के शहरी अफ़गानिस्तान में मारे जाते, पाकिस्तान ने इनको फैसिलिटेट किया। और दूसरी बात, ये जो GSP प्लस स्टेटस है, ये एक बहुत बड़ा टूल है, ये सियासत है जी। ये श्रीलंका को भी मिला हुआ है। श्रीलंका का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से ग्राफ है, उसका कभी कंपैरिजन करके देखें ना, ये फ़िलिपीन को भी मिला हुआ है। ये गालिबन फ़िलिपीन के अलावा एक दो और ज़ाहिर है कि ममालिक हैं, मेरे जहन में नाम आ जाएगा, लेकिन फ़िलिपीन को भी मिला हुआ है, श्रीलंका को भी मिला हुआ है। ये उस वक्त भी जारी था जिस वक्त श्रीलंका में मुसलमानों को जलाया जा रहा था, मरने के बाद तदफीन की इजाज़त नहीं थी। हालांकि कोई साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है जो बताए कि कोरोना वायरस जो है वो इस तरीके से भी फैल सकता है कि अगर आप उसकी तदफीन कर दें। ये सब कुछ हो रहा था, श्रीलंका से वापस नहीं लिया पाकिस्तान। अगर तो ये उस बुनियाद पे 27 टोटल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं, मुआहदे हैं जिन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। अगर आपने यूरोपियन यूनियन से ये फैसिलिटेशन लेनी है, GSP प्लस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की जी, ये फैसिलिटेशन लेने के लिए आपने वो 27 इंसानी हकूक़ के, बच्चों के, ख़वातीन के, माइनॉरिटीज़ के, उनके हकूक़ के और मुख्तलिफ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ हैं जिनके ऊपर आपने रेटिफाई करना है, साइन करना है और फिर आपने उसका जो है अमल दरामद करना है, उसके हवाले से लेजिस्लेशन करनी है। हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाकई GSP प्लस इन्होंने किसी बुनियाद पे पाकिस्तान से वापस लेना है। वैसे तो ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, इसके ऊपर अमल दरामद कोई बाइंडिंग नहीं है यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपीय ममालिक के लिए। लेकिन 2014-2015 APS, साने APS जब हुआ जी, 2014 16 दिसंबर 2014 को साने APS के बाद पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि जो दहशतगर्द हैं उनकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद किया जाएगा जी। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में एक मॉरिटोरियम हुआ था। मॉरिटोरियम होता है वो मुआहदा जो लिखा ना गया हो, एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम सज़ाए मौत सुनाएंगे तो सही, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आपकी पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में साने APS होने तक किसी शख्स को सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हुआ, फांसी नहीं लगाई गई जी। 2015 से ऑनवर्ड हमारे यहाँ सज़ाए मौत पर अमल दरामद हो रहा है, वो मॉरिटोरियम ख़त्म हो चुका, दहशतगर्दों को सज़ाएँ दी जा रही हैं, फांसी दी जा रही है। उसके बावजूद इन्होंने तो हमें, हालांकि ये उसके अगेंस्ट है, वो एक शर्त है कि आपने कैपिटल पनिशमेंट ख़त्म करनी है, आपने सजाए मौत नहीं देनी। उसके बावजूद पाकिस्तान को स्टेटस तो बरकरार था। इसका मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल रीज़न से करते हैं। अब ये पॉलिटिकल रीज़न है क्योंकि जो 27 कन्वेंशन हैं उनमें कहीं अफ़गानिस्तान का और इसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये आर्म ट्विस्टिंग के टूल्स हैं। अमेरिका और उसके एलाइज़ वो अब पाकिस्तान की मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा, आपने कहा हम अमेरिका को ओवर द होराइज़न ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे।
जब आपने ये फ़ैसला कर लिया, जब आपने चाइना जो है उसके साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइन होने का फ़ैसला कर लिया, तो जाहिर है कि फिर उसकी आफ्टर मैथ में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूरोपियन यूनियन, ह्यूमन राइट्स जो आपका यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पर आपके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगी। अमेरिका का जो USCIRF है, कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसके हवाले से भी आपको ये तैयार रहना चाहिए। आपको ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फ़हरिस्त में डाला जाएगा। आपकी से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी वापस चली जाएगी। आपको जो है वो और मुख्तलिफ जो इनके हीले बहाने होते हैं, काटसा की सैंक्शंस भी लगा देंगे। तो ये तो फिर कौमों ने फ़ैसले लेने होते हैं। अगर आपने कर लिया फ़ैसला कि आपने जो 74 साल गुलामी करी थी जी, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला अमेरिका का, आप ज़रा चीन की तरफ अलाइन होकर देख लें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। तो हर चीज़ के अपने प्लस एंड माइनसेस हैं। अलबत्ता ये ममालिक, इनका चेहरा है कि पाकिस्तान को ये बात करें, ये जो लोग आकर ये क्यों आए थे पाकिस्तान, ये यही मेन ममालिक है ना, मूवर्स और वोटर्स। जी जी, इस जो करारदाद पास हुई है इसके मूवर्स भी यही हैं, उसको वोट देने वाले भी यही हैं, पास कराने वाले भी यही हैं। यारे थे पाकिस्तान, लाइन लगाई हुई थी इन्होंने पाकिस्तान की। दफ्तर खारजा ने इस पर रद्द-ए-अमल दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि जनाब, जाहिर है कि उन्हें यही कहना चाहिए था जो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन उन्होंने जाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और कुछ बातें वही हैं जो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात वाज़े तौर पर कही है कि अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत के नाकामी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार ना दिया जाए। जी, हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत अशरफ गनी की जगह जाकर पाकिस्तान ने तो डिलीवर नहीं करना था ना। जी जी, और इसी तरह ये जो ममालिक हैं, ये वहाँ पर बैठे हुए थे, इनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पाकिस्तान है स्ट्रांगली रिएक्टेड, और साथ ये भी कहा है कि जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंसेस है GSP+, वीडियो बहुत तवील हो रही है, GSP+ जो है उसका ताल्लुक इसके साथ जोड़ना बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया इज़हार नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फर्दर डेवलपमेंट्स आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।